Assalamu alaikum and good morning students, welcome back. Okay, now I'm going to start the rest of the heading of chapter 12. It is on page number 57. The next Muslim scientist is Ibn Rushd. First I will read the complete paragraph, then I will explain you. Okay, Abdul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd, more commonly known by his last name Ibn Rushd, was born in Cordoba. He was introduced to the court of the Almohads and appointed as a Qazi judge in civil. He had a strong command over a number of subjects. His education in those days was more comprehensive. As a result, he was well versed in law and also served as a physician. But Ibn Rushd's main contribution was to philosophy, and his treatise on the work of the Greek philosopher Aristotle made him an authority on the subject. Ibn Rushd's writing on Greek philosophy were translated and used by European thinker of the Renaissance. अच्छा ओके, इब्ने रुश्द का एक काफ़ी लंबा सा नाम है, इब्ने अब्दुल वलीद मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने रुश्द, लेकिन इसको ज़्यादातर ये अपने इब्ने रुश्द जो लास्ट नेम है उस नाम से काफ़ी फेमस थे। कॉर्डोबा में जो है ये बॉर्न हुए। कॉर्डोबा बेसिकली अर्जेंटीना का एक प्लेस है, वहाँ पे ये बॉर्न हुए। इसके अलावा इन्होंने जो है वो काफ़ी सब्जेक्ट्स पे किताबें लिखी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स उस पर किताबें लिखी, लेकिन इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि ये फ़िलोसोफ़र थे और इन्होंने फ़िलोसफी पे काफ़ी बुक्स वगैरह लिखी। ओके, और इन्होंने जो किताबें लिखी वो यूरोप वगैरह में जो है वो काफ़ी यूरोप में भी यूज़ की जाती थी इनकी किताबें, और जो है वो यूरोपियंस भी इनकी किताबों के काफ़ी ये थे कि उनकी किताबों यूज़ करके वो अपने लॉस वगैरह में जो भी उनको तब्दीलियाँ करनी होती थी वो इनकी किताबें पढ़कर करते थे। कि यानी इनकी किताबें जो हैं वो जो इन्होंने लॉस के बारे में लिखी, के कानून के बारे में सब जो लिखी वो इतनी ज़्यादा फेमस थी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो है इब्न सीना। Abu Ali Hussain ibn Abdullah ibn Sina came from Bukhara. He was a philosopher and physician and an important intellectual personality of his time. A brilliant student, Ibn Sina memorized the Quran at an early age and then went on to master logic, mathematics, and philosophy and medicine. Ibn Sina's main contribution was to medicine, and his work, Canons of Medicines, Qanun al-Shifa, became in Europe the basis of teaching medicine till the 17th century. Ibn Sina's writing on philosophy also brought him fame. He traveled widely in Persia and died in Hamadan in 1037. ओके, नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि इब्न सीना जो है उनका जो पूरा फुल नेम है वो अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना है। ये बुखारा से आए थे और ये एक काफ़ी फेमस फ़िलोसोफ़र और फिजिशियन भी थे। इसके अलावा इनकी पर्सनालिटी के तारीफ़ करते हुए कहा जा रहा है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी और ये एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और एक इनकी जो सबसे अहम बात ये थी कि ये कुरान हाफिज़ भी थे। ओके, लेकिन इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर मेडिसिन्स पे था। इसके अलावा उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम कानून अल शिफा था। ओके, इब्न सीना राइटिंग ऑन फ़िलासफ़ी, इसके अलावा इन्होंने फ़िलासफ़ी वगैरह पे भी काफ़ी लिखा और इन्होंने ट्रैवल किया पर्शिया में काफ़ी, और फिर इनका इंतकाल हुआ हमदान में। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, इब्न खल्दन। अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दन, who lived from 1332 to 1406, is known as the father of historiography. इनको फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। इब्न खल्दन को बॉर्न इन तुनीज़िया में पैदा हुए। इब्न खल्दन grew up to quite a turbulent life. Turbulent word is a difficult word. You can underline this word, and the meaning of this word is hangami khez. ठीक है, he served at the royal court in Fez, Morocco, and then went to the Granada. उसके बाद come to the next page, page number 58. Eventually back to North Africa, he also served as a ग्रैंड काजी चीफ जस्टिस इन कायरो। इसके अलावा इन्होंने जो है ये काजी थे, काजी बने कायरो में। ही वॉज ट्रैप्ड, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड ट्रैप्ड मीन्स फंसना, इन डमास्कस वैन द सिटी इट वॉज अटैक्ड बाय तिमूर, यानी ये वहाँ पे जाकर फंस गए थे क्योंकि वहाँ पर जो है वो अटैक हुआ था, वहाँ पे अटैक किया गया था। हु अलाउड हिम टू रिटर्न टू कायरो एज एन अनयूजुअल इवेंट एज मैनी पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस बैटल, और इस जंग में बहुत सारे लोग भी किल्ड हो गए थे।
इब्न खल्दन वॉज अ श्रूड ऑब्जर्वर ऑफ अ ह्यूमन नेचर। श्रूड को अंडरलाइन करेंगे। श्रूड मीन्स बहुत ही कहना चाहिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत अच्छे सेंस में यूज़ किया जाता है ये वर्ड, कि बहुत अच्छे ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी इनकी एंड द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड सिविलाइजेशंस। ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता था फॉर हिज स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑन अ ग्रुप्स ऑफ द पीपल। ठीक है, इनके ऑब्जर्वेशन और इनकी स्टडी के बाद इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता था। द मुकदमा इंट्रोडक्शन टू द किताबुल इबार रिटन बाय हिम is an immortal masterpiece on history and the rise and fall of civilization. इब्न खल्दन died in Egypt. ठीक है, इसके अलावा जो है वो इब्न खल्दन जो है उनका इंतकाल जो है वो इजिप्ट में हुआ और इन्होंने एक किताब भी लिखी, किताबुल इबार। ओके, सो नाउ come to the next Muslim scientist and philosopher, that is Al-Khwarizmi. It is on page number 58. Al-Khwarizmi Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi was a famous mathematician who was born in Khwarizm in Persia. He established the Indian numeral system and use of zero in mathematics. His fame rests on his work Al-Maqala fi Hisabul Jabr wal Muqabala, from which the word algebra is derived, and on his mathematical calculations, which are named after him, algorithms. Al-Khwarizmi also worked on astronomy and geography and made sundials and astrolabes. He died in 840. अच्छा, अल-ख्वारिज़मी का नाम जो है वो काफ़ी फेमस है और उनका नाम फेमस इसलिए है कि उन्होंने न्यूमरल सिस्टम एंड द यूज़ ऑफ ज़ीरो इन मैथमेटिक्स को इस्टेब्लिश करवाया। इसके अलावा लॉगैरिथम जो है उसकी कैलकुलेशन भी अल-ख्वारिज़मी ने की। अच्छा, एल्गोरिथम्स जो लॉगैरिथम्स कहलाते हैं ये बेसिकली जो है आप लोग पढ़ेंगे क्लास मैट्रिक में है ये, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो सारी इन्होंने ही की। तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को और अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा इनका इंतकाल जो है वो 840 में हुआ और ऑल्सो वर्कड एंड एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी। इसके अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी में भी काफ़ी काम किया। ठीक है, और कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, उमर अल ख़याम. Umar al-Khayyam, you have read before in your English literature book about Umar al-Khayyam. Umar al-Khayyam, as he is a popularly known was of Persian origin. His name Khayyam actually means stunt maker. He became famous later for his rubaiyat or quatrains, 4-line stanza. A very well-known rubai is quoted below. अच्छा, उमर अल ख़याम जो है वो फ़ेमस इसलिए हुए क्योंकि अच्छा ये जो रुबाइयात कहते हैं इसका मतलब होता है 4-line स्टेंजास को कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी फेमस थे। द मूविंग, एक उन्होंने उनकी जो है 4-line स्टेंजा जो है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग विट मूव्स ऑन नॉर ऑल thy piety nor wit shall lure it back to cancel half a line, nor all thy tears wash out a word of it. ख़याम्स इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. इसके अलावा ख़याम का जो मेन कंट्रीब्यूशंस था वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में था. हाउएवर इज लेस नोन. ही रिफॉर्म्ड द पर्शियन सोलर कैलेंडर एंड रीनेम्ड इट एज ए जलाली कैलेंडर आफ्टर द रूलर ऑफ दैट टाइम. This calendar is believed to be more accurate in its astronomical calculations than the Georgian calendar, with a difference of only 1 day in 3,770 years. ओके, तो इसके अलावा इनका जो एक नाम जो वो ज़्यादातर याद किया जाता है वो किसमें कि इनका कैलेंडर जो है वो जलालीस कैलेंडर के नाम से जो इनका कैलेंडर है वो काफ़ी फेमस है और इनका कैलेंडर कहा जाता है कि जॉर्जियन कैलेंडर से ज़्यादा एक्यूरेट कैलेंडर है. Learning about the achievements of these remarkable men in various fields of knowledge, we see that they lived in a period of Muslims history when the Muslim nations were strong and successful.
This made it possible for the government and rulers to support and finance scientists, philosophers, and men of knowledge, resulting in a developed civilization. इन सारे लोगों के बारे में जिनके बारे में आज आप लोगों ने 7 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में बताया जितना हमारी बुक में मेंशन था। ये सारे जो हैं वो उस वक्त के काफ़ी मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट थे जब मुसलमानों का दौर जो है वो काफ़ी उरूज पर था। जैसे मैंने आप लोग को फर्स्ट में आप लोग के पैराग्राफ में लिखा था कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग की ये बात मेंशन थी कि इस दौर को कहा जाता था कि ये जीनत ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। उस दौर को 9 से 15 सेंचुरी तक के दौर को ये कहा जाता था, क्योंकि ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हमारे वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बहुत सारा कारनामे अंजाम दिए थे, बहुत अच्छे अच्छे, जिनको आज तक उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को, उनकी लिखी हुई किताबों को आज भी हम अप्लाई करते हैं कोर्ट्स में, लॉ के ज़रिए। आपने देखा होगा ज़्यादातर मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे वो काजी हुआ करते थे, जज हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके अलावा जज हुआ करते थे। इसके अलावा ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो फ़िलासफ़ी पे लिखते थे। किसी ने जो है वो एस्ट्रोनॉमी पे लिखा, एस्ट्रोलॉजी पे लिखा, किसी ने मैकेनिक्स के बारे में लिखा। तो ये सारे जो है वो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इन डिफरेंट टॉपिक्स पे बुक्स लिखकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी। सो हेयर वी हैव completed this chapter number 12. Inshallah, on my next video we will start copy work. Thank you.